एपिसोड 82। कमरे से निकला तो शाजी गैलरी में निकलता दिखाई दिया। उसने मुझे रुकने का इशारा किया और बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मैं उसकी हिदायत के बरक्स फिर दरवाजे में आया और दोनों ताकों के दरमियान झिरी बनाकर झांकने लगा। कोठी के बरामदे के ऐन सामने जदीद तर्ज की एम्बुलेंस देखकर मेरे जहन में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। एम्बुलेंस का होटर और सुर्ख बत्तियां ऑफ थी। ड्राइवर के अलावा सफेद एप्रन पहने गंजे सर वाला शख्स शाजी के पास खड़ा था। उसके सर पर बालों की तादाद गिनी जा सकती थी। चंद लम्हों की बातचीत के बाद शाजी पलटा और मेरी तरफ आया, जबकि सफेद एप्रन वाले ने ड्राइवर और एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए शख्स को कोठी में चलने का इशारा किया। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गया। शाजी ने अंदर आकर मुझे करीब आने का इशारा किया, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, बहन से मुलाकात कर चुके हो? हाँ शाजी, मैं आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। उसके होठों पर मखसूस मुस्कुराहट तैरी, तंज और फखर के जज्बात की इम्तजाजी मुस्कुराहट। मैंने अमीर नवाज और परवीन की शादी करवा दी है। यकीनन तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। जी, मुझे वाकईतन कोई एतराज नहीं है। आपने जो किया अच्छा ही किया, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुव्वत फैसला मुझसे कहीं बेहतर है। ओके। नगीना कैसी है? ये जख्मी लड़की? जी, इसका नाम नगीना है। जिंदा है? देखने में अमेरिकन या यूरोपियन लगती है, जबकि नाम देसी है। जी, कनाडा में पली बढ़ी है, इसलिए ऐसी दिखाई देती है। उर्दू बोला समझ लेती है। वो तो मैं देख चुका हूँ। उसी वक्त सफ़ेद एप्रन वाला अपने दोनों साथियों समेत कोठी में दाखिल हुआ। उसके साथियों ने जदीद तर्ज का स्ट्रेचर उठा रखा था। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से शाजी के कमरे में जाने का कहा और अपने पास रुकने वाले गंजे सर वाले की तरफ मुतवज्जो हुआ। मिस्टर शहरियार। जी। वो तहफीमी अंदाज में सर हिलाते हुए पलटा, फिर अपने साथियों को मुखातिब करके बोला, डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जख्मी औरत को स्ट्रेचर पर मुंतकिल करो, हरी अप। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, आई एम डॉक्टर यूसुफ अमीर, मेडी कॉम्प्लेक्स आया हूँ। डॉक्टर जहूर अख्तर साहब के अंडर काम करता हूँ। ये एम्बुलेंस मेडी कॉम्प्लेक्स की है। जी। आपके लिए डॉक्टर जहूर अख्तर ने मैडम शकीला साहबा का पैगाम भेजा है कि आप एम्बुलेंस में हमारे साथ मुल्तान चलेंगे। मैं चौंका। अपने तय मैंने सोच रखा था कि नगीला को एम्बुलेंस से मुंतकिल करने के बाद मैं फारिग हो जाऊंगा और चंद दिन यहाँ रहूंगा। शाहजी और परवीन से ढेर सारी बातें करूंगा और आइंदा का लाहमल तैयार करूंगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ सुनना और कहना था। 2-3 दिन बाद अमीर नवाज वापस आने वाला था। उसका शुक्रिया अदा करना था। परवीन पर गुजरे हुए कड़े लम्हात की रुदात भी अमीर नवाज से सुनना थी, क्योंकि मैं वो तमाम गैरत पाश किस्सा परवीन से नहीं सुन सकता था। ये सोचते हुए शायद भूल गया था कि मैं आज़ाद शख्स नहीं था, बल्कि मैडम का मुलाजिम था, उसके हुक्म का पाबंद था। वो ये बताने की पाबंद नहीं थी कि उसने मेरे लिए हुक्म क्यों सादर किया था। मगर डॉक्टर साहब, मेरा आप लोगों के साथ जाना ज़रूरी तो नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैंने एक ज़रा सहारा लिया। उसने कंधे उचकाए। आपका मेरे साथ जाना ज़रूरी है या नहीं, आप बाद में आएंगे या नहीं, ये मेरा केस नहीं है। मुझे हुक्म मिला है कि आपको साथ लाना है। आप साथ चलेंगे तो ठीक है, वरना मैं जाकर डॉक्टर साहब से कह दूंगा कि आपने आने से इनकार कर दिया। वो जाने, मैडम साहिबा जाने या आप, ये मेरा मामला नहीं है। उसके साथ ही शाहजी की रहनुमाई में नगीना को स्ट्रेचर पर लादे कमरे से बरामद हुए। मैंने नगीना को देखा। उसका चेहरा पीलाहट पकड़ चुका था। जिस्म में खून की कमी ने रंगत को मुतगैर करना शुरू कर दिया था। ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। स्ट्रेचर थामने वाले गैलरी में आकर रुके बगैर बाहर चले गए। शाहजी ने डॉक्टर यूसुफ अमीर को अंग्रेजी में कहा, गोली जिस्म के अंदर ही है, काफ़ी गहराई में, लगभग 4 इंच। मैं निकाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की उसे निकालने की। अलबत्ता एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया, मुमकिन हद तक जख्म की सफाई भी कर दी है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी हल कर दिए। बीपी कम है, रास्ते में गाहे बगाहे चेक करते रहेगा। आई होप कि ऑपरेशन टेबल तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर यूसुफ ने रस्मी अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया और मुझे चलने का इशारा करते हुए कोठी से निकल गया। नो प्रॉब्लम, अगर तुम अपने लोगों में जाना चाहते हो तो जाओ, फारिग होकर यहाँ जाना। शाहजी बोला। मुझे अपने खून आलूद लिबास का ख्याल आया। ऐसे जाऊंगा तो रास्ते में किसी मुसीबत का शिकार हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, एम्बुलेंस में एप्रन मौजूद होगा, वो पहन लेना, सब छुप जाएगा। मैंने सर हिलाया, भागकर परवीन के कमरे में आया। वो दरवाजे में खड़ी हमारी बातें सुन चुकी थी। मुझसे लिपट कर रोने लगी। भाई, ये क्या, अभी तो आए हो और अभी जाने लगे? अभी तो मैंने बहुत सी बातें करना थी। रहम ना करो, मैंने तुम्हें देख लिया, दिल को करार आ गया।
तुम्हारा ठिकाना देख लिया, लौट कर यहाँ आऊँगा, अमीर नवाज से भी मिलूंगा। उसे बता देना कि वो मेरा मोहसिन है, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जल्द आऊँगा। परवीन को दिलासा देने में कुछ देर हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ताखिर का एहसास दिलाने के लिए हॉर्न बजाया। मैं परवीन पर अलविदाई निगाह डालकर कोठी से बाहर आ गया। शाहजी बरामदे में खड़ा था। कदरी बेरुखी से हाथ मिलाकर बोला, शहरयार जल्दी करो, डॉक्टर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश करो, वरना ये लड़की अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी। मैं एम्बुलेंस के अकबी पोर्शन में नगीना के स्ट्रेचर के करीब सीट पर बैठ गया। बाएं हाथ पर डॉक्टर यूसुफ बैठा था। वो नगीना का टेम्परेचर ले रहा था। नोट करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने उससे एप्रन मांगा। उसने कहीं से निकाल कर दिया। सफ़ेद रंग का बड़ा सा एप्रन पहनने से मेरा खून आलूद लिबास काफ़ी हद तक छुप गया। एम्बुलेंस अस्पताल से निकलकर सिंगल रोड पर गामजन हो गई। चंद लम्हों बाद फराटे भरने लगी। डॉक्टर साहब, आते हुए आपको रास्ते में पुलिस पार्टी मिली थी क्या? नहीं। क्यों, कोई खतरा है क्या? हाँ, हम दोनों पुलिस की नज़रों में आ चुके हैं। हमारी तलाश में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस पार्टी लेकर अस्पताल आया था। शाहजी ने उसको टहला दिया। मुमकिन है वो रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर दे, मुठभेड़ होने की सूरत में। फिर उसने कदरे बुलंद आवाज में ड्राइवर से कहा, अनवर, पुलिस रोके तो हूटर ऑन कर देना, ब्रेक ना लगाना, ओके? यस सर। वो मोबाइल वैन पीछे भी लगा सकते हैं और फायर भी। शहरियार साहब, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मामूल है। डॉक्टर यूसुफ ने मेरी बात काट कर कहा, वो मैडम के गैंग का तरबियत याफ्ता रुकन था। ना जाने कब से मैडम के लिए काम कर रहा था। इसलिए मैंने सीट से कमर टिकाई और आंखें बंद करके तनासान होकर बैठ गया। मैं सड़क पर से पहली बार गुजरा था। इसमें जा बजा मोड़ थे। कई एक जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े थे। डॉक्टर यूसुफ ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि हम शुजाबाद की तरफ नहीं, बल्कि शुजाबाद के पहलू से निकलकर मुजफ्फरगढ़ जाने वाली बड़ी सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह थी कि आते हुए या अब वापसी की राह जाते हुए कहीं पुलिस से हमारी मुठभेड़ न हुई। 15-20 मिनट के सफर के बाद अचानक नगीना के जिस्म ने स्ट्रेचर पर झटके लेने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने नहायत सूरत से उसको देखा भाला और सिलेंडर का वॉल खोलकर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया। ट्रे में तैयार किया हुआ रखा इंजेक्शन भी उसकी रगों में उंडेल दिया। चंद मिनटों की तगदो के बातों पर सुकून हो गई। इसकी हालत कैसी अब? अच्छी नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि खतरे में भी नहीं है। मेरी तवक्को के मुताबिक ड्राइवर ने महज 40 मिनट में मेडी कॉम्प्लेक्स के अंदरूनी गेट पर हमें पहुंचा दिया। एम्बुलेंस रुक गई। डॉक्टर यूसुफ के दोनों मातहतों ने बर्क रफ्तारी और एन पेशावराना अंदाज में स्ट्रेचर निकाला और मकान के अंदाज में दौड़ते हुए अस्पताल में दाखिल हो गए, जबकि डॉक्टर यूसुफ वहीं रुका रहा। उनके जाने के बाद उसने ड्राइवर से कहा, शहरयार को मैडम की कोठी पर पहुंचाकर जल्द वापस आओ। दूसरा एम्बुलेंस यहाँ मौजूद नहीं है, किसी वक्त भी इमरजेंसी कॉल आ सकती है। मैं जल्दी से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। क्या मतलब? क्या आप जख्मी हैं? मैंने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। इधर गोली लगी है। ओह नो! अरे भले आदमी, पहले बता दिया होता। एम्बुलेंस में फर्स्ट एड का मुकम्मल सामान मौजूद था। खैर, अंदर इमरजेंसी वार्ड में चलो। मैंने उसकी मौयत में अस्पताल में कदम रखा। चंद लम्हों बाद मैं इमरजेंसी वार्ड में था, जबकि डॉक्टर यूसुफ एक जवान उम्र के डॉक्टर को मेरे चेकअप और इलाज की हिदायत देता हुआ बाहर निकल गया था। डॉक्टर की मेज़ पर उसके नाम की प्लेट मौजूद थी। उसका नाम जफर इकबाल था। मेरे बाजू पर खून जम चुका था, जिसकी वजह से कोशिश के बावजूद डॉक्टर मेरी आस्तीन ऊपर न कर सका। मेरे कहने पर उसने कैंची से कमीज का बाजू काट डाला। इसके बावजूद जख्म उरिया करने के लिए उसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की 2 बोतलें उंडेलना पड़ी। 2 जख्म है, एक पर खुरान जम गया है, दूसरा बड़ा है। गोली बाजू को फाड़ती हुई निकल गई है। आसाब बच गए हैं, वरना काम बिगड़ जाता। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने एक अधेड़ उम्र नर्स और डिस्पेंसर की मदद से जख्म की सफाई की, माहिराना अंदाज में बैंडेज की। मैंने उसको बताया कि मेरे सर में शदीद दर्द है। उसने इंजेक्शन देना चाहा तो मैंने जल्दी से उस पर वाजे कर दिया कि सर का दर्द भूख की शिद्दत की वजह से है। खाली पेट इंजेक्शन रिएक्शन भी कर सकता है। उसके हाथ रुक गए। फिर उसके हुक्म पर नर्स कैंटीन से चाय और बिस्किट लेने चली गई। मैं कोई आधा घंटे के करीब अस्पताल में रहा। इस दौरान सरदर्द तो कम न हुआ, अलबत्ता बाजू की तकलीफ में इफाका हुआ। मैंने उसे कुरेदा और चाहा कि मुझे नगीना की हालत जार से अपडेट कर दे, मगर वो लाइल था, अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। मैडम के गैंग की रिवायत बहुत भली थी कि हर आदमी अपने काम पर तवज्जो देता था। कोई भी गैंग मेंबर किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता था। 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद दवाओं की पोटली उठाए मैं अस्पताल से बाहर आया तो एम्बुलेंस का लंबा तड़ंगा ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा था।
شاید اسے ڈاکٹر یوسف نے میرا انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ 1:30 کے قریب میں میڈم کی کوٹھی کا گیٹ عبور کر چکا تھا۔ میڈم سے ملاقات میں خاصی تاخیر حائل تھی، اس لیے اپنے دیکھے بھالے گیسٹ روم میں جا کر فراغت سے نہایا اور ہنگامی ضرورت کے پیش نظر رکھے ہوئے ملبوسات میں سے ایک سوٹ منتخب کر کے زیب تن کیا۔ اپنا خون آلود لباس تلف کرنے کے لیے اوپر بھجوا دیا۔ اس دوران کچن سے کھانا آ گیا، جسے بڑی رغبت سے کھا کر میں بستر پر لیٹ گیا۔ رات بھر کی تھکن، بے آرامی اور تکلیف جھیلنے کے بعد لمبی نیند کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ رات 8 بجے میں میڈم کے کمرے میں تھا۔ وہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی۔ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی وہ۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا بیٹھنے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ تندرست ہوں۔ رپورٹ دو۔ میں نے اسے مشن کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ قدرے تلخی سے بولی، کیا اس طرح ٹیم کو لیڈ کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی ٹیم کو لیڈ کرنے کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا۔ دوسری بات یہ کہ میری ساتھی اناڑی تھی۔ اس کا اور میرے درمیان کمیونیکیشن کوڈز طے نہیں ہوئے تھے۔ کچھ حالات اس قدر غیر متوقع طور پر بگڑے کہ ہم دونوں سنبھل نہ پائے۔ تمہیں نگینہ کی گولی لگی تھی، آر یو شیور؟ یس میڈم، مجھے یقین ہے کہ اسی نے غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر فائر کیا تھا۔ اس یقین کی وجہ تو وہ ایسی ویسی نہیں جسے بیان کروں، مگر اس وقت کوئی اور گنبردار میرے مقابل نہیں تھا۔ زوراور سے کیا مکالمہ ہوا تھا؟ میں نے اپنے اور زوراور کے درمیان ہونے والی تمام باتیں اس کو بتا دی۔ نگینہ کے ٹریولنگ پیپرز ادھر گیسٹ روم میں رکھے۔ کیا اس کے انتقام کی آگ بجھ گئی؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بظاہر تو وہ بڑی مطمئن تھی، کہہ رہی تھی کہ اب اگر وہ مر بھی جائے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کسی کو قلق نہیں رہتا، یہ زندگی کی بات ہے۔ کیا پولیس نے طے کر لیا ہوگا کہ بھٹی خاندان پر شب خون مارنے والے تم دونوں تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نامزد نہیں کر سکتے، کیونکہ براہ راست ہماری کہیں مدبھیڑ نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ زوراور کے بیانات کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ویسے میں نے اسے ڈاج کرایا تھا کہ میں اور نگینہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ کئی اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید وہ میرے ساتھ تعاون کرنے پر مائل نہ ہوتا۔ زوراور بہت ٹیڑھا انسان ہے، حیرت ہے کہ وہ اتنی جلدی تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مائل کیوں ہو گیا؟ جی میڈم، وہ واقعی الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، مگر الو نہیں ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے مارنے کے بعد وہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں کتے کی موت مارا جائے گا، اس لیے اس نے بظاہر احسان کیا، لیکن در حقیقت اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں شہریار، ویسے سود و ضیاء کو خاطر میں لانے والی سرشت کا مالک نہیں ہے۔ در پردہ کوئی اور ہی وجہ رہی ہوگی اس طرح سرنڈر کرنے کی اس کے۔ خیر، آج نہیں تو کل وجہ سامنے آ جائے گی۔ تم نے ایک اجنبی نمبر سے مجھے کال کیا تھا۔ کال منقطع ہونے کے بعد تم نے اس سیل فون سے میرا نمبر مٹا دیا تھا؟ جی۔ گڈ۔ تم نے فون پر ڈاکٹر شاجی سے ملاقات کی بات کی تھی؟ کیا یہ ڈاکٹر منور علی شاہی تھے؟ اس کا انداز محض یاد دلانے والا تھا، جذباتیت نام کو بھی لہجے میں شامل نہیں تھی۔ یس میڈم، نہ صرف میری اس سے ملاقات ہوئی بلکہ میں اپنی بہن پروین سے بھی ملایا ہوں۔ وہ خیریت سے ہے؟ کیا وہ شاجی کے پاس ہے؟ جی میڈم، اسے امیر نواز سردار حیدر خان کی تحویل سے نکالا تھا اور فی الفور شاجی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے شاجی نے دونوں کی کورٹ میرج کروا دی ہے۔ اب ڈاکٹر کے ساتھ وہ اس کی کوٹھی پر ہی رہتے ہیں۔ اس نے خوشی آمیز حیرت کے ساتھ صوفے کی ٹیک چھوڑ دی، ذرا آگے ہو کر بیٹھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر ممکن ہو تو اس معاملے پر تفصیل سے بات کرو، میں سننا چاہتی ہوں۔ شاید میں بھی یہی چاہتا تھا، اپنی خوشی کو اس پر آشکار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے جو چند ایک باتیں پروین نے بتائی تھی وہ میں نے مینو ان میڈم کے گوش گزار کر دی۔ وہ تعجب بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تمہاری بہن دیکھنے میں کیسی لگ رہی تھی؟ خوش یا ناخوش؟ میں نے کچھ سوچا۔ باوجود کہ میں جتنی دیر اس کے پاس رہا وہ روتی رہی تھی، مگر میرا دل اس کے روم روم سے پھوٹنے والی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ تم دیہاتی ہو، دیہاتی مرد بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کا تمہیں ہضم ہو گئی؟ اس کا لہجہ بڑا کڑا تھا۔ میرا سر از خود جھک گیا۔ اس نے سوال دہرایا تو میں نے کہا، میری غیرت زندہ ہے۔ میں ہر اس شخص کو تلاش کر کے نیست و نابود کر دوں گا جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پروین کو اغوا کرنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ رہی بات امیر نواز اور پینو کی شادی کی، تو اس میں میرا خیال ہے بغیرتی کی کوئی بات نہیں۔ شاہ جی بہت اچھا انسان ہے، فرشتہ ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کچھ کرتا۔ یعنی تمہیں یہ بات قبول ہے کہ تمہاری بہن کسی کو پسند کرے اور اس سے شادی کرنا چاہے؟ جی میڈم، میرا مذہب مجھے یہی کہتا ہے۔
ہم سب کا مذہب ایک ہی ہے. جی، مگر عام طور پر عورتوں کے لیے مرد کا رویہ اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. میں بھی گنوار تھا مگر اب نہیں ہوں. آپ سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں. اگر مجھے اپنی پسند کی شادی کا حق حاصل ہے تو میری بہن کو بھی ہے. کیا جب تم نورپور میں رہتے تھے تب بھی ایسے ہی سوچتے تھے؟ کہا تو ہے کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا. شاہ جی کی صحبت نے میرا زندگی کو دیکھنے کا انداز کسی حد تک بدل دیا تھا. پھر آپ کی باتوں نے نیا رخ دکھا دیا. شاہ جی کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھی. میں اس سے پڑھا کرتا تھا، بہت کچھ سنا کرتا تھا. ان سنی ہوئی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مذہب اور قانون عورت اور مرد کے لیے ایک جیسی حدود رکھتا ہے. ان حدود کا احترام کرنے میں ہی معاشرتی بقا پناہ ہے. کیا تم نے آج شاہ جی کو بدلا ہوا پایا؟ نہیں، بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے نورپور میں آخری مرتبہ دیکھا تھا. کچھ تو چینج ہوا ہوگا. میں بغور نہیں دیکھ پایا کیونکہ میں نگینہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا. ہم ویسے وہ بدلنے والی مٹی کا بنا بنی ہے، پتھر ہے. اور ہاں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی اغوا شدہ بہن کا حصول تھا. وہ تو مل گئی. اب تو تم بہت شانت ہو گئے. جی میڈم، یوں لگتا ہے جیسے سینے پر پڑی بھاری سے لٹ گئی ہے. اچھی بات ہے. یعنی اب تم زیادہ یکسوئی سے کام کرو گے، کیا خیال ہے؟ یس میڈم، مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے. 24 گھنٹے کی بے چینی سے نجات پانا بہت اچھا لگا ہے. تم نے شاہ جی کو میرے بارے میں بتایا؟ مثلاً کیا؟ یہی کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو. نہیں، موقع نہیں ملا. اگر تم اسے کچھ بتا دیں تو تمہارے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ سوری میڈم، وہ بہت گہرا آدمی ہے. جہاں کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ وہاں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہ کر حیران کر سکتا ہے. یہ تو ہے. پھر وہ اپنے موبائل پر کسی سے رابطہ کرنے لگی. کال ملنے کے بعد بولی، ڈاکٹر صاحب نگینہ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دیں. پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور دوسری طرف سے دی جانے والی رپورٹ سنتی رہی. ٹھیک ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیے گا. اور ہاں، اسے بیسمنٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا نا. پھر وہ کال منقطع کر کے مجھ سے بولی، نگینہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا. اب وہ بہت بہتر ہے. ڈاکٹر ظہور اختر بتا رہا تھا کہ اسے خون کی 2 بوتلیں دی گئی ہیں. چند دنوں میں ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی. شہریار، تم نے بڑی ہمت کا مظاہرے کی جو اسے پھینکا نہیں، بلکہ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چمٹائے رکھا. اگر اس کی حالت دیکھ کر مایوس ہو جاتے اور راستے میں کہیں ڈال دیتے تو وہ یقینی طور پر موت کا شکار ہو چکی ہوتی. مجھے اپنی تعریف سن کر خوشی ہوئی. ایسے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. یس، کم ان. دروازہ کھلتے زرمینہ کا چاند جیسا چہرہ دکھائی دیا. وہ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھ کے لائی تھی. شاید میڈم نے اس کو پہلے سے حکم دے رکھا تھا. زرمینہ کو دیکھتے مجھے سونیا یاد آئی. اس کوٹھی میں گزارنے والی پہلی رات میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، لان میں. اور وہ رات کو میرے کمرے میں چلی آئی تھی. پھر خانزادی اسما کو جب اغوا کر کے کوٹھی لایا گیا تو اس سے کئی ملاقاتیں رہیں. میری ثابت قدمی آزمانے کے لیے میڈم نے اس کی تپش انگیز جوانی کو چارہ بناتے ہوئے میرے سامنے رکھا تھا. وہ بہت اچھی تھی. پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جیتا جاگتا حسن اس کی غداری کے سبب خاک پہ مل گیا. میرو شاہ نے بڑی سنگ دلی سے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی تھی. زرمیرہ نے سر ہلا کر مجھے سلام کیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. میڈم نے اس کو چائے رکھنے کا اشارہ کیا. اس کے ساتھی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا. اس نے بتایا کہ رضوانہ ڈیٹ پر تھی، جبکہ اس کی روم میٹ زیب النساء اور زیبی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 3-4 دنوں سے کمرہ بند کی پڑی تھی. میڈم نے شرارت سے مجھے دیکھا. زمینہ آج فری ہے تمام رات. اگر تم چاہو تو یہ تمہیں گیسٹ روم میں لے جا کر سلا سکتی ہے. شکریہ میڈم، میں ایسا بھی تھکا ہوا نہیں ہوں کہ زرمینہ کو زحمت دوں. پیرو شاہ نہیں آیا؟ تم نے اسے فون کر دیا تھا نا؟ جی میڈم، میں نے اس کو آپ کا حکم سنا دیا تھا فون پر، مگر وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. شاید تھوڑی دیر میں پہنچ جائے. کہیں بگڑا نہ بیٹھا ہوں. میڈم کے لہجے میں ایک ذرا ناگواری اور شکایت کا عنصر شامل تھا. جی میڈم، وہ ہے تو ایسا ہی، پر کہہ رہا تھا کہ رات کو آ جاؤں گا. اوکے، تم جاؤ، ضرورت پڑی تو بیل بجا دوں گی. میڈم نے کہا اور موبائل فون سے الجھنے لگی. وہ کسی نمبر پر کال کرتی تھی، پھر فوراً ہی کاٹ دیتی تھی. وہ کسی سے بات کرنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر نامناسب خیال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ روک لیتی تھی. ابھی زرمینہ کو کمرے سے نکلے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرو شاہ کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی. اڑے حسن کی دیوی، ذرا رک تو جا. ایک آدھ گمچہ تو دیکھ لینے دے گا تو اس سالے کو، اس سالے میرو شاہ کو. تیرا کیا جاوت گوری، چل اندر ماڑی رانی کے پاس. میڈم نے ہوٹ بھیج کر مجھے دیکھا. بیک وقت ہم دونوں مسکرائے. لمحے بھر بعد زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا. میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. دیکھا
मीरूषा आज बहुत मुख्तलिफ हुलिये में मेरे सामने था। उसने जीन्स की स्याह रंग की तंग सी पैंट और शोक सुर्ख रंग की बॉयज स्टाइल शर्ट पहन रखी थी। बालों में तेल चिपड़ा था और सीधी मांग निकाल कर रखी हुई थी। मुझे हंसी का दौरा पड़ते पड़ते रुक गया क्योंकि उसने पैरों में ऊंची नोक वाला चीको खुस्सा पहन रखा था, जबकि सर पर विक्टोरियन तर्ज का हेड। उसका हुलिया कभी भी जायज नहीं होता था, मगर आज तो उसने हद कर दी थी। मैंने मुस्कुराते हुए मैडम की तरफ देखा जिसका पारा चढ़ा हुआ था। ये क्या बदतमीजी मीरूषा, ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जाता है? मीरूषा ने जरमीना की कलाई थाम रखी थी और उसे बाकायदा खींचता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। जरमीना कलाई छुड़ाने की कोशिश करी थी, मगर मीरूषा की गिरफ्त खासी सख्त थी। जरमीना, जरा इधर रुकत, भाग न लेवत। महारानी भी कमाल करत, इतने बड़े कमरे में एक आध थूकदान भी रख लेवत तो क्या गजब होवत। उसने जरमीना का हाथ छोड़कर उसे वहां रुकने का हुक्म दिया और भागकर कमरे से निकला। वो गैलरी में पान थूकने गया था। चंद लम्हों के बाद फिर मस्खरों के से अंदाज में उछलता हुआ जरमीना के सर पर पहुंचा। देख महारानी, जरमीना को मीरूषा ने एक घड़ी रुकने का बोलत, पर ये नखरा दिखावत। बोले टाइम ना होवत मेरे पास। क्या साले मीरूषा की 2 टके कीमत भी ना होवत इस शीश महल में। जरमीना, क्या बात है? मैडम, ये मुझे छेड़ता रहता है। तो तो क्या, बस ऐसे ही। बोल क्यों ना देवत, आगे बोल देवत ना। क्या ऐसे ही? माड़े को पता लग जावत कि ये साली समझ लेवत कि इधर माल छाल नहीं होवत। इसका हाथ छोड़ दो मीरूषा, जाने दो इसे। मैडम ने सख्ती का मुजाहरा किया। वो हत्थे से उखड़ गया, ऊंची आवाज में वावेला करने लगा। उसकी लंबी चौड़ी बयानबाजी का खुलासा यही था कि अब मैडम को उसकी जरूरत नहीं रही थी, इसलिए अपनी 2 टके की मुलाजमाओं से उसकी बेइज्जती करवा दी थी। उसने अपनी मखसूस उछलकूद के जरिए जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया तो मैडम ने कदर लापरवाही से जरमीना से कहा, ठीक है, ऐसे ही सही। तुम मीरूषा को छेड़ने दो। नहीं, बल्कि खुद छेड़ो। मैं भी देखती हूँ कि ये कितना बड़ा सुरमा है। यही जरमीना के हलक से कराहती हुई आवाज निकली, यस कम ऑन। जरमीना ने ट्रे तपाई पर रखी, पलटी। मीरूषा उसका इरादा भांप गया, कलाई छोड़कर फुदकता हुआ बेड की दूसरी तरफ चला गया और दोनों हाथ लहराकर बोला, अब चली जावे तू। माड़े को निमटना आवत ऐसे कच्चे गुंचों से। अभी महारानी तमाशा देखना मांगत, पर तू चल के भागे इधर से। जरमीना मैडम का इशारा पाकर हंसती हुई कमरे से निकल गई। मैडम ने तंजीह लहजे में कहा, बस मीरूषा, बहुत जल्दी फूक निकल जाती है तुम्हारी। ना छेड़ा कर इन बेचारियों को। अगर मैंने इजाजत दे दी ना तो ये तुम्हारा नाश्ता बंद कर देंगी। हाँ हाँ, माड़े को अंदाजा होवत इन फोकट मारे करतूतों का। खैर, इनसे तो बाद में मीरूषा ने मट लेवत है। अभी तो अपनी रानी के चरण छूवत। अड़े मारे गुंचे, मारे लाडे, माड़ी रानी के पहलू से चिमटा बैठत। अरे वाह, बड़ी किस्मत माड़े शेर जवान की। मैंने हंसते हुए उसको सलाम किया। वो माथे पर हाथ रखकर दरबारी अंदाज में जवाब देने के फौरन बाद ही मैडम की तरफ मुड़ गया। आए, ये साला मीरूषा कमजोर ना होवत तो इस साले सोफे पर राता भर चिमटा बैठा रहवत। रानी मारे लाडे से जी भर जावत तो इसको फोकट ना जान लेवत। माड़ी जान है इस गुंचे में। मैडम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट तैर गई। इधर आकर बैठ जाओ। खुदा जाने तुम सुबह सुबह क्या खाकर घर से निकलते हो। शाम तक तुम्हारी बोलती बंद नहीं होती। बोलते बोलते थकते नहीं हो क्या? बोला नहीं रह गया सारी जिंदगी में। करण को तो उमरिया मांगे साली जवानी। बोल दे वे रानी, क्यों बुलाया माड़े को उधर? क्या माड़े को अपनी आशिकी माशूकी का तमाशा दिखाना होवत? बकवास ना करो, खामोश रहो। मैडम गुस्से से बोली। मैं देख रहा था कि मीरूषा पर मैडम के गुस्से और डांट फिटकार का मुतलिक असर नहीं हो रहा था। जब तक मैंने मैडम की राम कहानी नहीं सुनी थी, मुझे उसके रवैये और मैडम की दी जाने वाली गैर मामूली रियायतों पर हैरानी होती थी। मुंह फुलाकर बेड की नुक्कड़ पर बैठ गया। मेरा जी चाहा कि मीरूषा से उसके इस नए हुलिये के बारे में पूछूं, मगर मैडम को संजीदा देखकर खामोश रहा। शहरयार अपना मिशन मुकम्मल कर आया है। तुम कहो, इसके पीछे शुजाबाद थाने में क्या कार्रवाई हुई? उसका मूड खराब था। बिगड़े हुए लहजे में उसने बताया कि पुलिस के हाथ भट्टी खानदान की हवेली से सिवाय लाशों के कुछ न लगा। नौरोज भट्टी के दोनों बेटों और पहरेदारों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस इधर उधर टामकटोइयां मारने में मसरूफ थी। मुकदमे का इंदिराज नहीं हुआ था क्योंकि कोई मुद्दई सामने नहीं आया था। मीरूषा ने यह भी वाजे किया था कि वो शुजाबाद से सुबह 9 बजे मुल्तान के लिए रवाना हो गया था। 9 बजे के बाद वहाँ कौन से गुल खिले, क्या प्लान बनाए गए, क्या कार्रवाई हुई, उसे कुछ इल्म न था। क्या थाने में तुम्हारे अलग सलग वाला कोई बंदा नहीं था? उसने जोश में अपने सीने पर हाथ मारा, जो जरा जोर से पड़ गया।
उफ की आवाज निकालकर वो छाती सहलाने लगा, फिर मुंह बनाकर बोला, हाय जवानी गारत कर दीजो माड़े को। 2 साले होवत मीरूषा को दर थाने में, पढ़ मारे से ये क्यों पूछा लाडी रानी? राब्ता करके अपनी मालूमात अपडेट करो। अरे वाह रानी, क्या अंग्रेजियां बोलत मीरूषा से। जिंदाबाद, ये लो, एकदम बात कर लेवत अपने सीक्रेट एजेंट से। मीरूषा ने सीक्रेट एजेंट कुछ इस अंदाज से कहा कि मैं और मैडम बेसाख्ता हंस पड़े। उसने फोन निकाला और कोई नंबर तलाश करने लगा। फिर उसने कॉल की। राब्ता होने पर अपने एजेंट से रिपोर्ट तलब की। 2-3 मिनट तक सुनता रहा। फिर उसे अपने मखसूस अंदाज में डांटने डपटने के बाद फोन बंद करके मैडम को बताने लगा कि दोपहर को नौरोज भट्टी थाने पहुंच गया था और उसने अपने चंद रिश्तेदारों और दोस्तों के हमरा तमाम लाशें वसूल कर ली थी। उसने नगीना और उसके 6 नामालूम साथियों के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उस खूनरेज वारदात की ऐनी शहादत उसने अपनी और 2 मुलाजमों की लिखवाई थी। हस्ब दस्तूर ज़माना उसने हकीकी वाक़यात के साथ बराबर आमेज़श करते हुए FIR में वारदात की नई कहानी पेश की थी और नगीना को बदचलन करार देते हुए वजह एनाद ये लिखवाई थी कि वो और उसके दोनों बेटे अपनी चचाजाद नगीना को आवारगी और बदचलनी से मना करते थे। इसलिए वो एक रात घर से भाग गई और गुज़श्ता रात अपने आवारा हमराहियों के साथ हमलावर हुई थी। उसने नगीना के कई स्नैपशॉट भी थानेदार के हवाले किए थे ताकि उसकी तलाशी में आसानी रहे। मैडम बोली, ये तस्वीरों वाला मामला ख़राब है। पुलिस उन तस्वीरों को मुंतशिर कर देगी। कब? 6 महीने लागत हैं पुलिस के लाडों को जुडिशल फाइल तैयार करन में। फिर समन शमन साल बाद अदालत इश्तिहार का हुक्म देवत। नहीं जानत क्या? मीरूषा, तुम ठीक कहते हो, मगर अदालती कार्रवाई से कबल पुलिस मुकम्मल रिकॉर्ड और तस्वीर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे सकती है। ECL में उसका नाम दर्ज करवा सकती है। इस सूरत में नगीना कनाडा कैसे जाएगी? एयरपोर्ट पर देखते गिरफ्तार कर ली जाएगी। मीरूषा कंधे उचकाकर रह गया। मगर मैडम, आपके खदशात कबल वक्त है। ये इम्कानात को सामने रखकर लाहेमल तैयार करना होता है। माड़े को यही खतरा होवत था रानी जी, इसीलिए तो रोकत था कि बदेशी लौंडिया को इधर उधर ना डाल देवत, ये कदम ना उठावत। पर साला मीरूषा शक्ल से चुगत लागत है ना, माड़ी बात कभी ना मानत रानी। अब भुगत लेवत ना जान का जब। तो क्या मैं उसको ऐसी झटक के फेंक देती? वो लौंडिया का तेरी खालाजाद होवत है, हरामजादी के लिए दूल्हा ढूंढत, दुल्हनिया बनावत, उसके बच्चे खिलावत। माड़े को सुन लेवत कि जरूरत क्या हुआ उसके इतने नाच नखरे उठाने की। तो जग से जिंदा निकाल कर लावत तो जहाज पर लाद देवत। उस साली हरामजादी का गुस्सा ठंडा करना इतना जरूरी क्यों होवत कि माड़े कुंचे को तंदूर में भोर डाला? बोलो, अब क्यों ना बोला था माड़े सामने? मैडम ने उसको हाथ लहराकर खामोश करवाया। है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होगी सोचूंगी कि उसे कैसे मुल्क से निकाला जा सकता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि पिया जी ने क्या रिपोर्ट दी है? वीरू शाह ने बताया कि पिया जी जोर आवर की जासूसी पर मामूर है। उसने रिपोर्ट दी है कि जोरावर समन से मुल्तान आ गया है, अभी अपने घोंसले में दुबका बैठा है। मैडम ने तहफीम अंदाज में सर हिलाया, फिर सखी मोहम्मद के बारे में पूछा। दोनों की बाहमी गुफ्तगू से मुझे पता चला कि मैडम ने सखी मोहम्मद को सरदार हैदर खान की निगरानी पर तैनात कर रखा था। वो उसकी मोहतात निगरानी करते हुए उसके मामूलात नोट कर रहा था। मुझे मैडम की शैतानी खोपड़ी पर हैरत हुई। वो एक ही वक्त में कई महाज खोले रखती थी और किसी भी जानिब से गाफिल नहीं रहती थी। चामुखी जंग लड़ने का हुनर जानती थी। शायद उसकी बेतहाशा कामयाबियों का सहरा उसके इसी वस्फ के सर जाता था। मैं महवियत से दोनों के दरमियान होने वाली सनसनीखेज गुफ्तगू सुन रहा था। मैडम ने यह कहकर बहस की बिसात समेट दी। मीरूषा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करना होगी। मैंने यारन खान की बेटी आफिया खान की सुपारी पकड़ रखी है, 2 करोड़ की। 1 करोड़ रुपए सखी मोहम्मद ने वसूल करके मुझ तक पहुंचा दी है। बाकी रकम काम मुकम्मल होने पर मिलनी है। मैंने डीलिंग की आधी रकम में ये सुपारी जोरावर को दे रखी है। उसने अभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो जोरावर को मैदान में उतरने पर मजबूर किया जाए या फिर हैदर खान का कांटा निकाल दिया जाए। अभी यारन खान, मियाँ दिलबर और हैदर खान तीनों जिंदा सलामत दंदनाते फिरते हैं। मैं जल्द से जल्द इस खेल को ख़त्म करना चाहती हूँ। वीरू शाह ने अपने मखसूस अंदाज में मैडम को उस इरादे से बाज रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर हथियार डालते हुए बोला, माड़े को तो इतना पता होवत कि माड़ी रानी खुश रहे, दुनिया गई फोकट में, भाड़ में। चंद रोज में हथेली में सरसों जमा कर दिखावत है मीरूषा। फिक्र ना करत, इंतजार करत। वो जाने को खड़ा हो गया। मैडम पर अलविदाई नजर डालकर मेरी जानिब आया। मैं एहतरामन खड़ा हुआ तो वो मेरे कंधे पर अपना मेखमिन्नी से हाथ रखकर बड़े मजाही अंदाज में बोला, क्यों बेलाडे, देखत कैसा लागत है मीरूषा साला स्त्री पीस में।
मैंने मुस्कुराते हुए उसका 3 पीस सूट मुलाहजा किया, तारीफ की तो वो बोला, एकदम फर्स्ट क्लास। मैडम खिलखिलाकर हंस पड़ी। साली भुंजावत है मीरूषा की टोर छपाटा देखकर। माड़ी गलती होवत कि साली रानी को महारानी बनाकर सर पे बिठा लेवत। मैडम ने उसके रिमार्क्स का बुरा नहीं बनाया, बल्कि सोफे के साइड रैक पर पड़ा सिगरेट केस उठाया, एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और फिजा में धुआं छोड़ते हुए बोली, तुमसे कौन जेलस नहीं होता मीरूषा। वो मुंह बनाकर मुझसे हाथ मिलाकर बाजू लहराता कमरे से निकल गया। गैलरी में उसके चीखने की आवाज गूंजी, अड़ी जर्मीना, हरामजादी, किधर छुप जावत है, बड़ा छिड़न मांगे है हमारे को, जरा सामने आना, जरा अपने दर्शन तो देती जा मीरूषा को। मैडम के लबों पर बड़ी दिल आविस मुस्कुराहट तैर गई।